Hello, I'm Gaurav, and today we are in the continuation of Mughal Empire. In the first chapter, we have studied about the Mughal emperors, how they invaded India, how they, control the entire region till Narmada River and call it Hindustan. We talk about a lot of, uh, the wars which they fought with Indian kings. हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बाबर ने सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत जीती, उसके बाद खानवा, उसके बाद चंदेरी, फिर बैटल ऑफ घाघर, और उसके बाद उसकी मौत होने के बाद हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से उसके बेटे ने पूरे एम्पायर को कंट्रोल किया। लेकिन बीच में एक मुग़ल एम्पायर का जो एक बहुत लंबा पीरियड है 15 से 16 साल का, वो सूर डायनेस्टी के साथ में रहा। उसके बाद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का जन्म हुआ और अकबर ने अपने साम्राज्य को किस तरीके से सिंगल हैंडली मैनेज किया, उसकी कई पॉलिसीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। अकबर के जाने के बाद उसका बेटा सलीम जहांगीर के टाइटल से एक नया मुग़ल एम्पायर को संभालने के लिए एक नया एम्परर बना, और किस तरीके से जहांगीर के बाद शाहजहां ने इस एम्पायर को संभाला। आर्ट और आर्किटेक्चर में शाहजहाँ का कंट्रीब्यूशन में पड़ा। शाहजहाँ के बाद जो शाहजहाँ के बेटे थे मुइनुद्दीन, दारा शिको, शुजा और मुराद, उसके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुई और इसमें मुइनुद्दीन की विजय हुई और वो औरंगज़ेब के टाइटल से फाइनली एक नया साम्राज्य का विस्तार और नई पॉलिसीज़ के साथ नया एम्परर बना। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से औरंगज़ेब की गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हुआ। अभी इस चैप्टर में हम लोग डाउनफॉल की तो विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से मुग़ल ने हमारे देश को एडमिनिस्ट्रेट किया। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अकबर से। अकबर की अगर हम पॉलिसीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी राजपूत पॉलिसीज़ के बारे में बात करना उचित होगा। अकबर की जो राजपूत पॉलिसीज़ थी वो बिल्कुल क्लियर थी। अकबर को ये पहले से पता था कि अगर उसे हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय तक सत्ता को संभाल के रखना है तो उसे राजपूतों का कोऑपरेशन और राजपूतों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। राजपूतों से कंटिन्यूस वॉरफेयर में उसकी ऊर्जा और उसका धन व्यय हो सकता था, खर्च हो सकता था। तो उसे लगता था कि अगर मैं राजपूतों से लड़ने के बजाय उनके साथ संबंध बना के रखूं तो शायद ये मेरे एम्पायर के लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो उसने अपना जो एटीट्यूड था, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, उसने अपना एटीट्यूड हमेशा से टॉलरेंट रखा, सेक्युलर रखा। हालांकि शुरुआती कुछ युद्ध उसने किए थे जहां पर इतिहासकार बताते हैं कि उसने धर्मांध होकर युद्ध किए थे, लेकिन बाद में उसका जो एटीट्यूड था वो पूरी तरीके से टॉलरेंट हो गया था। और उसी टॉलरेंट एटीट्यूड की वजह से अकबर इतने साल तक सक्सेसफुली रिवोल्ट को दबाने में भी सफल रहा, क्योंकि राजपूत और राजाओं का उसका पूरा समर्थन था। और अकबर के जीवन काल में अगर महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत को हम हटा दें तो खास जो रिवोल्ट थे वो नहीं हो पाए, और जो हुए वो उसने बहुत आसानी से कुचल दिए। अकबर की राजपूत पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग अकबर को किसी भी धर्म से और किसी भी समाज से मेलजोल बढ़ाने के बाद उसे एक मैट्रिमोनियल अलायंस में बांधना था, ताकि वो मैट्रिमोनियल अलायंस ज़िंदगी भर एक संबंध बनकर अकबर की साम्राज्य की ना सिर्फ रक्षा करे, सेवा करे, बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिला के चले। इसके बदले में अकबर ने राजपूत राजाओं को अपने दरबार में काफ़ी सम्मान दिया, काफ़ी पद दिए। उसमें से राजा भारमल, राजा मान सिंह जो कि अकबर के बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्मी चीफ थे। इसके अलावा राजा भगवंत दास, ये सब वो राजा थे जिन्हें बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन मिली, इम्पोर्टेंट डिजिग्नेशन मिली मुग़ल दरबार में। इसके अलावा राजा टोडरमल भी एक राजपूत थे जो अकबर के अकाउंटेंट भी थे, और ये समझ लीजिए हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे अकबर के ज़माने के। तो अकबर ने सभी राजपूतों को मर्यादा उचित सम्मान दिया, उन्हें पद दिया, प्रतिष्ठा दी, और इसके बदले में राजपूतों ने अकबर के साथ मेल मिलाप रखा और हर संभव संकट से उन्हें बचाया। तो ये थी अकबर की राजपूत पॉलिसी। अब हम डिस्कस करते हैं अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में। कुछ
डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं अकबर के रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में। लेकिन हिंदू धर्मों के अलावा भी अकबर का जो रुझान था वो सभी धर्मों के लिए क्यूरियस था, जिज्ञासु था। अकबर सभी धर्मों का मर्म जानना चाहता था, उनकी सोल को सर्च करना चाहता था। और अकबर जानता था कि हर धर्म में कुछ ना कुछ कमियां और कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो अकबर ने अपने किले में इबादत खाना बनाया था। इबादत खाना का मतलब होता है प्रेयर रूम। उसने अपने दरबार में इबादत खाने बनाने के पीछे ये पक्ष रखा था कि इबादत खाना में मैं सभी धर्मों के इम्पोर्टेंट चीफ्स को बुलाऊंगा और उसके बाद धर्म पे चर्चा करूंगा और मैं खुद परखूंगा कि किस धर्म में सबसे ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं और किस धर्म का जो जो इसे कहते हैं जनित है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन सब धर्म चर्चाओं का भी जो कंक्लूशन था वो कुछ ना निकलते हुए देख अकबर ने एक नया धर्म स्थापित किया था और ये धर्म था दीन ए इलाही। दीन का मतलब होता है आम, गरीब। इलाही मतलब भगवान, गरीबों का भगवान। ये मान के उसने एक धर्म स्टैब्लिश किया था और ये धर्म एक कॉन्सेप्ट पे आधारित था। इस धर्म का एक कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट था सुलह कुल। सुलह मतलब होता है पीस, कुल मतलब वर्ल्ड, वर्ल्ड पीस। ये कॉन्सेप्ट था जहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को, सभी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लोगों को आपस में आपसी समझौते के तहत शांति के साथ रहना था। और इसी के तहत उसने एक दीन इलाही धर्म का स्टैब्लिश किया। ये दीन इलाही धर्म की सबसे खास बात थी कि ये किसी पे ज़बरदस्ती थोपा नहीं गया था। दीन इलाही एक ओपन रिलीजन था और अकबर ने अपने दरबारियों को जब इस धर्म को लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो अकबर के दरबारियों को उसने किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं दिया कि वो इस धर्म को माने। बीरबल जो अकबर का नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने ज़रूर इस धर्म को एक्सेप्ट किया था। लेकिन इस धर्म की सबसे खास बात यह थी कि इसमें धर्म की सारी अच्छी बातें थी, सभी धर्मों की अच्छी बातों का ये सार था। हालांकि ये धर्म अब अस्तित्व में नहीं है। तो ये थी अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। अकबर ने जितनी भी राजपूत प्रिंसेस के साथ शादी की, ऐसा माना जाता है कि उन्हें दरबार में भी और अपने पर्सनल लाइफ में भी अपने खुद के धर्म को मानने का, पालन करने का पूरा पूरा मौका था, आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी। और इस चीज़ को काफ़ी अच्छे नज़र से देखा गया इतिहासकारों ने। और अकबर ने जो भी कुछ किया वो अच्छा था या बुरा था, इसका जो विस्तार से डिस्कशन हम करेंगे जब हम औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर हमें पता लगेगा कि अकबर ने जो भी किया वो अपने समय के हिसाब से बिल्कुल उचित था। खैर आगे बढ़ते हैं, अकबर की बात करते हैं हम। अकबर का आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। वेल, यूँ तो अकबर खुद एक इलिटरेट था। वो बचपन से पढ़ना लिखना नहीं जानता था। आफ्टर ऑल 13 साल की उम्र में उसे अपने पिता हुमायूं का एम्पायर संभालना पड़ा। लेकिन वो आर्ट और कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसके नज़र में जो इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, जो पढ़े लिखे लर्नर्ड लोग होते थे, टैलेंटेड लोग होते थे, उनके लिए उसके दरबार में बहुत जगह थी। अगर आपको इतिहास के बारे में थोड़ा भी अगर आपने साउथ इंडिया के इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो साउथ इंडिया में जो कृष्णदेव राय थे, विजयनगर एम्पायर के राजा, उनके दरबार में अष्ट प्रधान होते थे। उसी कॉन्सेप्ट के तहत अकबर ने अपने दरबार में नवरत्नों की स्थापना की। और ये नवरत्न यानी कि 9 टैलेंटेड लोग अकबर के रत्नों में से एक थे। और ये हर कोई शख्स अपने अपने क्षेत्र का माहिर था। तो देखते हैं अकबर के नवरत्न कौन थे। तो अकबर का सबसे पहला रत्न जो मैं आपको बता चुका हूँ वो था बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था। इसके विट से, इसकी बुद्धिमत्ता से, इसकी हाजिर जवाबी से अकबर बहुत खुश रहता था। और अकबर का एक पर्सनल एडवाइज़र भी था, अकबर का इनकीपर भी था। अकबर की ज़िंदगी में बहुत बड़े फैसले बीरबल की मदद से लिए गए थे। तो अकबर ने इसको अपने नवरत्नों में बहुत प्रमुख जगह दी थी। इसके बाद बात करते हैं राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के
दरबारी के साथ साथ अकबर के अकाउंटेंट भी थे, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और अधिकतर टैक्सेशन सिस्टम जो उस समय मुग़ल एम्पायर फॉलो किया करता था वह अक्सर टोडरमल के द्वारा बनाए गए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तानसेन। ये उस ज़माने के म्यूज़िकल, इसे कहते हैं ना, सेलिब्रिटी थे। ये राग भैरवी के निर्माता हैं और उस ज़माने में इन्हें तानों का राजा यानी कि तानसेन कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि अकबर के दरबार में जब ये म्यूज़िक क्या डिस्प्ले करते थे, डेमोन्स्ट्रेट करते थे, तो पूरा माहौल बहुत ही संगीतमय हो जाता था। इन्हें अपने ज़माने का ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह को हम हल्दी घाटी के युद्ध से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं जो महाराणा प्रताप के साथ इनका हुआ था। हालांकि अकबर इस युद्ध के बाद इनसे काफ़ी नाराज़ था, बट अकबर को इनकी कैपेबिलिटी पे, इनकी एबिलिटी पे पूरा विश्वास था। ये काफ़ी बहादुर, काफ़ी योग्य मिलिट्री कमांडर थे अकबर के, जिन्होंने अफगानिस्तान का पूरा इलाका अकबर को जीत के दिया था, और वहाँ के रिवोल्ट को सप्रेस करने में राजा मान सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। इसके बाद राजा भगवंत दास, ये भी एक आमेर के बहुत इंपॉर्टेंट राजपूत राजा थे। इसके बाद हम बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। आपने अपने हिंदी के चैप्टर्स में रहीम के दोहे पढ़े होंगे, ये वही रहीम है, अब्दुल रहीम खान खाना। और अगर आपको याद है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अकबर के एक रेजेंट थे, अकबर के एक संरक्षक थे, बैरम खान, जो अकबर को बचपन से पाल पोस के बड़ा करने की जिम्मेदारी ले चुके थे। इन्हीं बैरम खान की पत्नी से बाद में अकबर ने शादी की जब बैरम खान की मौत हो गई थी, और इन्हीं से एक संतान उत्पन्न हुई, वो अब्दुल रहीम खान खाना थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना एक तरह से अकबर के बेटे थे। इसके बाद हम बात करते हैं फैज़ी। ये जो फैज़ी थे ये एक बहुत ही उम्दा स्कॉलर थे, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने महाभारत और रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया था। इसके बाद हम बात करते हैं मुल्ला दो प्याजा। और आखिरी में आते हैं इम्पॉर्टेंट अबुल फजल। ये अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि थे, लेखक थे, और इन्होंने अकबर के बायोग्राफी अकबरनामा के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को निर्माण किया, और आईन अकबरी भी लिखा। आईन अकबरी, अकबरनामा अपने ज़माने के सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल अकाउंट्स माने जाते हैं, और इससे हमें अकबर के ज़माने के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अग्रेरियन पॉलिसीज़ के बारे में, वॉर के बारे में, बैटल्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इवन अकबर की वंशावली के बारे में भी हमें अकबरनामा और आईन अकबरी से पता लगता है। तो ये था अकबर का आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा अगर हम बात करें मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में भी मुगल ने काफ़ी कुछ हद तक भारत को कुछ लेगेसीज दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकबर के अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ मैं, तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे राजा सर्वोपरि होता है, जो आखिरी फैसला होता है वो राजा का होता है, बट स्टिल राजा के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिजिग्नेशन थी जो अकबर ने अपने एम्पायर में इंट्रोड्यूस की थी, और वह इंपॉर्टेंट डिजिग्नेशन थी सबसे पहला तो खुद राजा, तो उसको बोलो एम्परर, उसको बादशाह कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वजीर। वजीर या वजीर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अकबर का प्रधानमंत्री, जो प्रधान अकबर को सलाह भी देता था, और अकबर के एब्सेंस में एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के कंधे पे होती थी। अब आते हैं हम मिलिट्री कमांडर, तो उसको हम बोलते थे बख्शी। बख्शी का मतलब होता है मिलिट्री कमांडर, यानी कि उसकी मिलिट्री का राइट, लेफ्ट और सेंटर विंग, या फिर कोई में से एक विंग उसके कंट्रोल में होता था, उसे बख्शी कहा जाता था। उसके बाद बोलते हैं कोतवाल। जैसे कि हमारे शहरी पुलिस होती है,
शहर की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। उसी तरीके से उस ज़माने में जो कोतवाल थे, ये नगर की यानी कि किले के अंदर का जो शहर बसा हुआ होता है, उसके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी कोतवाल की होती थी। किले के बाहर जो गांव होते थे, गांव के लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करता था उसे हम बोलते थे दरोगा। तो दरोगा फॉर रूरल एंड कोतवाल इज फॉर अर्बन एरिया। इसके अलावा खानसामा, जिसको खान ए सामा भी कह सकते हैं, ये अकबर का जितने भी डोमेस्टिक चोर्स होते थे उन्हें देखा करता था। तो ये इम्पॉर्टेंट अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी। इसके अलावा अगर अकबर की फेडरलिज्म सिस्टम की बात करें, यानी कि जैसे कि हम भारत की मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, सबसे बड़ा होता है अपना देश, राज्य, शहर, फिर गांव। तो अकबर का प्रोविंस भी अलग अलग लेवल्स में बटा हुआ था। तो अकबर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होता था उसे सूबा कहते थे। सूबा का मतलब होता है एक ऐसा प्रोविंस, राइट, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी वहाँ के इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स को होती थी, जिसको सूबेदार कहते थे। तो जो सूबेदार होता था वो उस पर्टिकुलर जगह का मेंटेन, उसका टैक्स कलेक्शन, वो सब देखता था। सूबेदार के बाद जो प्रोविंस होती थी, उस प्रोविंस में इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी मनसबदारी सिस्टम। ना मनसबदारी सिस्टम अकबर के ज़माने का सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है। अब ये सिस्टम क्या है समझिए। एक पूरे एरिया को मनसब डिक्लेयर कर दिया जाता था। मनसब का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्रांत या प्रोविंस एक राजा के अंडर में होगा और उसे मनसबदार कहा जाएगा। ना मनसबदार एक ऐसी रैंक होती थी जो उसके अंडर में जितने घुड़सवार होते हैं उसकी संख्या के आधार पर उसकी रैंक डिसाइड होती थी। तो जो मनसबदार होते थे, तो जो मनसबदार होते थे उनकी कैटेगरी थी 7,000 घोड़े से लेकर 20 घोड़े तक। जो घोड़े होते थे उन्हें जाट बोलते थे, यानी कि घुड़सवार। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि राजा मानसिंह के 5,000 मनसबदार थे, इसका मतलब उनके अंडर में 5,000 घुड़सवार काम किया करते थे और जिनको सेवाएं देते थे। तो इस घुड़सवार की संख्या के आधार पर मनसबदार की रैंक डिसाइड होती थी और उसकी सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, दरबार में उसका हायरार्की डिसाइड होता था। ये मनसबदारी प्रथा अकबर के बाद जितने भी मुगल एम्पायर थे या मुगल एम्पायर थे उन्होंने फॉलो की, और इसी के तहत अकबर की कुछ एग्रेरियन पॉलिसीज भी थी जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। इसके अलावा भी मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कई प्रांतों में, सूबों में बटा हुआ था। इसके अलावा जो सूबे थे वो सरकार में, सरकार परगने में और परगने विलेज में बटे हुए थे। तो जैसे अगर हम बात करें, सबसे ऊपर आता है सूबा, सूबे के नीचे आता है सरकार। सूबा, अब सूबे का जो कंट्रोलर होगा उसे सूबेदार कहते थे। उसके बाद आता है सरकार, फिर लास्ट की जो विलेज थी उसे परगना कहते थे, और परगना से भी छोटा जो लेवल था उसे हम गांव कह सकते हैं, विलेज कह सकते हैं। तो यह अकबर का एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, जैसे डिसेंट्रलाइज करके विलेज तक पहुंचाया गया। और हर एक लेवल पे एक ऑफिसर होता था, जैसे ज़मींदार भी कहते थे, और इसका काम होता था जब्त को कलेक्ट करना। जब्त का मतलब टैक्स। जो टैक्सेशन सिस्टम था वह जब्त में डिवाइडेड था। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट एग्रेरियन पॉलिसी में करेंगे। तो आज हमने चर्चा की अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अकबर की कुछ पॉलिसीज़ के बारे में, जिसके वजह से उसने भारत जैसे बड़े भूभाग पे बड़ी शांति से राज किया, अगर हम कुछ अपवाद को छोड़ दें तो। लेकिन ओवरऑल अगर हम अकबर के और ओवरऑल मुग़ल के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, तो औरंगज़ेब को अगर हटा भी दें तो अधिकतर मुग़ल बहुत हद तक भारतीय समाज के लिए टॉलरेंट थे, और यही टॉलरेंस एक बहुत बड़ा कारण बनी, उनका पिलर बनी, जिसने उसको स्ट्रेंथ दिया और जिसकी वजह से वो भारत जैसे बड़े भूभाग पे राज कर सके और अपने इतिहास में नाम दर्ज करा सके। थैंक्स अ लॉट।